हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू अड्डा 24/7 ऑफिशियल क्लैट चैनल। और आज के टॉपिक में हम डिस्कस करने वाले हैं सीबीआई के बारे में, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। सीबीआई क्या होती है, कैसे फंक्शन करती है, कौन से मिनिस्ट्री के अंडर आती है, क्या ये इंडिपेंडेंट बॉडी है। तो आइए, आज पूरी जानकारी मिलेगी आपको इस वीडियो में, और ये भी बताएंगे कि आज हम ये टॉपिक क्यों डिस्कस कर रहे हैं। तो वीडियो के आखिरी तक बने रहिए, बहुत इन्फॉर्मेटिव है, हेल्प होगी। तो अभी जो एक न्यूज़ आई थी द हिंदू के फ्रंट पेज में, राइट, 11 जुलाई के द हिंदू के फ्रंट पेज में एक न्यूज़ आई है। वो न्यूज़ है कि वेस्ट बंगाल सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है विथ रिस्पेक्ट टू द इंटरफेरेंस ऑफ सीबीआई इन द स्टेट मैटर्स इवन विदाउट टेकिंग द परमिशन ऑफ द स्टेट वाइल डूइंग एन इन्वेस्टिगेशन। अब मुद्दा ये है कि सीबीआई, जो हमने देखा है कि सीबीआई एक बॉडी है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इन्वेस्टिगेट करती है कुछ स्पेसिफिक मैटर्स में। अब इन स्पेसिफिक मैटर्स में जब वो किसी स्टेट में इन्वेस्टिगेट कर रही है तो एक नियम है, कानून है, जो ये बोलता है कि सीबीआई को स्टेट से परमिशन लेना होगा, और इस कानून के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तो इस केस में सीबीआई ने परमिशन नहीं लिया, और ऐसे 12 केसेस गिनाए गए जब सीबीआई ने बिना परमिशन के स्टेट में इन्वेस्टिगेशन कर लिया। और मजे की बात कि सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को एक्सेप्ट किया है कि हाँ, ये गलत है। तो अब मुद्दा आगे डिस्कस होगा सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन आज हम समझेंगे कि सीबीआई है क्या, इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ, और ये कहाँ पे फंक्शन करती है। तो सीबीआई का जो फॉर्मेशन हुआ वो 1941 में हुआ, और इसका नाम था स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट। तो शुरू में इसका नाम रखा गया स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट। इसको बनाया 1941 में, और जो मेजर पर्पस था बनाने का, इसके लिए एक वॉर एंड सप्लाई डिपार्टमेंट बनाए गए थे। तो उस समय वर्ल्ड वॉर 2 का समय चल रहा था, 1939 से 1945 तक वर्ल्ड वॉर 2 चला, और 1941 में इसे बनाया गया। तो इसको बनाने का जो पर्पस था, तो जो सप्लाई होती थी वॉर के समय पे, तो सप्लाई में अगर कोई स्कैम ना हो, कोई चोरी ना करे, उस चीज को मॉनिटर करने के लिए, इन्वेस्टिगेट करने के लिए इस बॉडी का जो है उस समय फॉर्मेशन हुआ। देन 1946 में एक लॉ को बनाकर इस बॉडी को एक स्टैट्यूटरी स्टेटस मिल गया। लॉ का नाम था दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट। दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट, तो ये 1946 में बना, और इससे जो ये बॉडी थी उसको एक स्टैट्यूटरी स्टेटस मिल गया। अब इसके रिकॉन्स्टिट्यूशन हुआ 1963 में, तब जाके 1963 में इसे नाम मिला सीबीआई। तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन नाम दिया गया, और ये नाम दिया गया होम मिनिस्ट्री के रिजोल्यूशन से। जो यूनियन मिनिस्ट्री थी, उन्होंने एक रिजोल्यूशन निकाला, और इस रिजोल्यूशन से इनको ये नाम मिला नया, सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। अब यहाँ पे पर्पस ये था कि क्योंकि इसको बने लगभग 20 साल हो चुके थे, और इसके बाद जो है मिनिस्ट्री ने रियलाइज़ किया, हमारी गवर्नमेंट ने रियलाइज़ किया कि सीबीआई को अब हम थोड़े और ऑफेंसेस पे इंक्लूड कर सकते हैं, अलग अलग टाइप के ऑफेंसेस पे इन्वेस्टिगेट करने का अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं। तो जिसमें इकोनॉमिक ऑफेंसेस भी हैं, सीरियस क्राइम्स भी हैं, ये दोनों तीनों चीज़ों को इसमें ऐड किया गया। अब इसके फाउंडर डायरेक्टर थे श्री डीपी कोहली। तो श्री डीपी कोहली वाज द फाउंडर ऑफ दिस सीबीआई, और अप्रैल 1 1963 से लेके मई 31 1968 तक इनका टेन्योर चला, जो पूरे 5 साल का टेन्योर था। और इससे पहले भी जो है ये ऑलरेडी एसपीई में सर्व कर रहे थे, स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट में थे, और बहुत ही अहम भूमिका निभाई उस पूरे इनके 10 से 11 साल के टेन्योर में, और इसी के चलते इन्हें सीबीआई का फाउंडर डायरेक्टर बनाया गया। उसके बाद इन्होंने काफ़ी रिस्पॉन्सिबल पोजीशंस होल्ड करी मध्य भारत में, उत्तर प्रदेश में, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, और इसी के चलते इन्हें 1967 में, जस्ट इनके एक साल पहले, जब ये अपना सीबीआई का टेन्योर पूरा कर रहे थे, 1967 में इन्हें पद्म भूषण अवार्ड दिया गया। तो पद्म भूषण अवार्ड हमारे इंडिया का 3rd हाईएस्ट अवार्ड माना जाता है। तो ये पद्म भूषण अवार्ड इन्हें मिला 1967 में, जो इन्होंने डिस्टिंग्विश सर्विस उस समय दी थी। अब जो हमारा सीबीआई है वो ऑपरेट करता है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस, राइट, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन के तहत ये ऑपरेट होता है, रेगुलेट करता है। और इसमें कई सारे क्राइम्स को जो है अब सीबीआई को मैटर दे दिया गया है, कई सारे क्राइम्स में सीबीआई मैटर हैंडल कर सकती है, और यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट का कंसेंट लेना होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो सब्जेक्ट टू स्टेट गवर्नमेंट कंसेंट फॉर केसेस विद इन स्टेट बाउंड्रीज।
तो ये एक इम्पॉर्टेंट लाइन है कि यहाँ पे सीबीआई को स्टेट का कंसेंट लेना रहेगा जब ये स्टेट की बाउंड्री में इन्वेस्टिगेशन होगा। तो इसी चीज़ की हम मेंशन कर रहे थे वेस्ट बंगाल के केस में। अभी डिवीजन से आप देख सकते हैं, एक है एंटी करप्शन डिवीजन, तो कोई भी रिलेटेड मैटर्स जो करप्शन से रिलेटेड हो, फ्रॉड से रिलेटेड हो, वो इस चीज़ में आ जाएगा। इकोनॉमिक ऑफेंसेस डिवीजन, यहाँ पे वो सारे ऑफेंसेस जैसे कि कोई फिनेंशियल स्कैम हो, कोई फ्रॉड हो, राइट, या कोई इकोनॉमिक क्राइम हो, तो ऐसी चीजें आ जाएंगी इकोनॉमिक ऑफेंसेस के अंडर। इसके बाद है स्पेशल क्राइम डिवीजन। अब इसमें कोई भी स्पेशल क्राइम, जैसे हम देख सकते हैं मर्डर है, किडनैपिंग है, टेररिज्म है, तो ऐसे सारे क्राइम स्पेशल क्राइम डिवीजन के अंदर आ जाएंगे। और उसके बाद आता है साइबर क्राइम। तो साइबर क्राइम डिवीजन में कोई भी हैकिंग, ऑनलाइन टेक्नोलॉजी रिलेटेड कोई भी स्कैम, तो वो सारी चीजें इसमें आती हैं। तो ये 4 मेन डिविजन्स हैं। अब 1965 के बाद इनका एक्सपेंशन होता है और इन्हें जो है स्पेसिफिकली, जैसा हमने देखा कि जो 4 डिवीजन ऐड हुए थे, तो वो 4 डिवीजन 1965 के बाद ही ऐड हुए और इन्हें जो है लिबर्टी दे दी गई कि इकोनॉमिक ऑफेंसेस भी हैंडल कर सकते हैं, स्पेशल क्राइम भी हैंडल कर सकते हैं, साइबर भी हैंडल कर सकते हैं, क्योंकि बहुत गजब का परफॉर्मेंस रहा था इस बॉडी का और काफ़ी ट्रस्टेड आईपीएस ऑफिसर्स को इसमें जो है लिया गया था, इनटेक किया गया था। तो इसी के चलते इन्हें सारे ऑफेंसेस में हैंडल करने का मौका दिया गया। इसके लिए 2 स्पेशल विंग बनाई। तो आप देख सकते हैं, पहली विंग है जीओडब्ल्यू। जीओडब्ल्यू का मतलब होता है जनरल ऑफेंसेस विंग और ईओडब्ल्यू का मतलब होता है इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग। तो ये 2 स्पेशल विंग बनाई गई इनके डिवीजन को बनाने के लिए, ताकि ये प्रॉपरली जो है एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से काम कर सके। अब जो जीओडब्ल्यू था, जीओडब्ल्यू का काम था ब्राइबरी के केसेस और करप्शन के केसेस इन्वॉल्विंग एम्प्लॉयज ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। अगर कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का एम्प्लॉय अगर करप्शन या ब्राइब के केस में आता है, तो वो इंक्लूड होगा जीओडब्ल्यू के केस में, जो इनका है जनरल ऑफेंसेस विंग। और जो ईओडब्ल्यू था वो डील करता है कोई भी फिस्कल लॉज या कोई भी इकोनॉमिक स्कैम, फाइनेंशियल स्कैम अगर होता है तो वो आएगा ईओडब्ल्यू के अंडर। अब यहाँ पे जो जीओडब्ल्यू है इसका हर स्टेट में, इंडिया के हर स्टेट में एटलीस्ट एक ब्रांच है। और जो ईओडब्ल्यू है, ईओडब्ल्यू के चारों मेट्रोपॉलिटन सिटीज में एक एक ब्रांच बनाई गई हैं। तो ये इनकी फंक्शनिंग एंड गवर्नेंस है, ये स्ट्रक्चर है इनका। अब इन्होंने कई जो है हाई प्रोफाइल केसेस देखे हैं। 2G स्पेक्ट्रम केस इन्होंने हैंडल किया था, राजीव गांधी का असैसिनेशन हैंडल किया था, बोफोर स्कैंडल हैंडल किया था। तो ये काफ़ी हाई प्रोफाइल केसेस में सीबीआई इन्वॉल्व रही है। अभी भी हमने देखा कि कई सारे केसेस में जो सबसे अभी इम्पोर्टेंट चल रहा है, नीट का लीक, राइट, जो पेपर लीक हुआ है नीट में, उसको भी सीबीआई हैंडल कर रही है, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने स्पेसिफिकली ऑर्डर किया है। तो इसी के साथ साथ हमने और भी बड़े बड़े हाई प्रोफाइल मर्डर केसेस देखे हैं जहाँ पे सीबीआई इन्वॉल्व रही है, क्योंकि सीबीआई एक ट्रस्टेड बॉडी मानी गई है इन सारी चीज़ों को डील करने के लिए। अब इनकी फंक्शनिंग, तो सीबीआई जनरली एक डायरेक्टर लीड करते हैं और डायरेक्टर होते हैं सीनियर आईपीएस ऑफिसर। इंडिया के सीनियर आईपीएस ऑफिसर बनते हैं सीबीआई के डायरेक्टर। और जैसा कि हमने डिस्कस किया कि इनके कई सारे विंग्स, हमने 4 डिवीजन देखे थे, 4 डिवीजन और 2 विंग्स, 4 डिवीजन और 2 विंग्स बनाई गई थी जो हमने अभी पिछले स्लाइड्स में डिस्कस की। तो उसी के थ्रू सीबीआई ऑपरेट होती है और इनका जो हेड क्वार्टर है वो है न्यू दिल्ली में। तो न्यू दिल्ली में इनका हेड क्वार्टर है और बाकी सारे स्टेट्स में इनके रीजनल ऑफिसेज बनाए गए हैं। अब अगर लीगल फ्रेमवर्क की बात करें तो लीगल फ्रेमवर्क जो है डीएसपीई एक्ट 1946, ये एक्ट याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। डीएसपीई एक्ट 1946 से जो है इसका लीगल एस्टैब्लिशमेंट हुआ है। और इसमें जो है अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट रेफर करती है केसेस तो भी सीबीआई हैंडल करेगी, या तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर होगा या तो हाई कोर्ट का ऑर्डर होगा। तो इन सिचुएशंस में इन्हें दिया गया लिबर्टी के केसेस हैंडल कर सकते हैं। और इनके पास सुओ मोटो पावर भी दी गई। अगर लगता है कि कोई ऐसे केसेस है जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज इन्वॉल्व हैं, करप्शन हुआ है, ब्राइबरी हुई है, दे कैन टेक सुओ मोटो एक्शन। जैसे कि सुओ मोटो एक्शन का जिक्र आता है आर्टिकल 142 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, व्हेन द पावर इज गिवन टू द सुप्रीम कोर्ट फॉर टेकिंग अप मैटर्स वेयर द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजंस आर डायरेक्टली वायलेटेड. So in that cases, the court has the power to take the suo moto cognizance of the matter even without being FIR or petition filed by anybody else. Likewise, CBI has also got this power through the DSPE Act that they can take the cognizance on a suo moto format of any such issues.
तो ये रहा इनका लीगल फ्रेमवर्क। तो कंक्लूजन यही है कि इट इज़ अ वाइटल थिंग दैट द क्वेश्चंस हैव बीन रेज्ड अबाउट द ऑटोनॉमी ऑफ द सीबीआई। जिस तरीके से सीबीआई प्रेजेंट फॉर्मेट पे फंक्शन कर रही है, इनके ऑटोनॉमी पे सवाल उठाए जा रहे हैं फ्रॉम मल्टीपल गवर्नमेंट्स। तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने भी जो है एक एंटी करप्शन केस में ये रेज किया इशू कि स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन के बिना सीबीआई जो है एंटर कर गई और इन्वेस्टिगेशन भी चला लिया। तो ऑल्दो ये बॉडी हमारे लिए बहुत सिग्निफिकेंट है, कई सारे हाई प्रोफाइल केसेस हैंडल किए हैं, कई सारे इंपॉर्टेंट सिनेरियोज से बचाया है देश को, तो डेफिनेटली वी नीड दिस बॉडी। बट हमें ये भी देखना है कि इस बॉडी की ऑटोनॉमी कर्व नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये बॉडी सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में से ऑपरेट होती है तो फिर आगे जाके इस चीज़ के लिए इशू होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। ये मेरी टेलीग्राम आईडी है। इफ़ एनी वन ऑफ यू हैज़ एनी डाउट, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आपको ये स्पेसिफिक स्लाइड्स चाहिए, पीपीटी चाहिए, आप इस टेलीग्राम पर मैसेज करिए एंड आई विल प्रोवाइड यू द टेलीग्राम आईडी। एंड फॉर मोर सच कंटेंट, फॉलो आवर चैनल, like and subscribe the video. Thank you and see you in the next one.